हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का दीपक ट्यूटोरियल्स में। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर में बात करी थी, उसकी डेरिवेशन, और उससे यह देखा था कि किस प्रकार टेम्परेचर को चेंज करने पर जो रिएक्शन का रेट होता है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, आज की ये क्लास अपने इस चैप्टर की केमिकल काइनेटिक्स की लास्ट क्लास होने वाली है, यानी कि आज की इस क्लास में हमारा जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइटल में जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, इस क्लास के अंदर हम लोग आज क्या करेंगे या क्या सीखेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग ग्राफ बनाना सीखने वाले हैं। ग्राफ बनाएंगे, लेकिन किस चीज का? तो देखिए, केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस होती है उन रिएक्शन का कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो उन्हीं रिएक्शन के बारे में हम लोग ग्राफ बनाएंगे, उन रिएक्शंस का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। और मेन बात ये कि चाहे जिस ऑर्डर की रिएक्शन है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो उन सभी रिएक्शन के बारे में हम लोग दो टाइप की इक्वेशन लिख सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन, यानी कि अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए दो ग्राफ बनाना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का, आज हम लोग सीखेंगे। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12th के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को अभी तक ग्राफ बनाने में बहुत टाइप की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन लोगों को ग्राफ बनाना नहीं आता। तो ये सब कुछ इसलिए होता है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ग्राफ बनाने के लिए जो बेसिक नीड होती है कि आवश्यक क्या क्या चीज़ें हैं जो ग्राफ बनाने में हमको मदद करेगी, उन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता। तो अभी तक आप लोगों को अगर ग्राफ बनाना नहीं आया या आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है तो डोंट बी नर्वस, आपको बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आज की इस क्लास के बाद आप लोग किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए दोनों ग्राफ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का बनाना सीख जाओगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा और एक इजी ट्रिक भी दूंगा, जिस ट्रिक को ध्यान में रखते हुए आप लोग किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा और जो चीज़ मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूं उनको आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए अपन आज की इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आपको किसी भी इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है तो उसके लिए मेन मैथमेटिक्स के अंदर एक बेसिक इक्वेशन होती है ग्राफ के लिए, जिसको मैं लिखता हूं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये लीजिए, ये एक बेसिक इक्वेशन है जिससे आप किसी भी इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो इस इक्वेशन का क्या मतलब है या हम लोग इस इक्वेशन से क्या समझते हैं, तो देखिए मैं आप लोगों के सामने एक दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये लीजिए, ये हम लोगों ने एक इक्वेशन लिख दी, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो देखिए यहाँ पे 4, 2, 6 ये सब जो अमाउंट है, ये सब जो क्वांटिटी है, ये सारी की सारी क्या है, तो 4, 2 ये सब आ जाता है, तो हम बोल देते हैं कि ये सारी की सारी कांस्टेंट क्वांटिटी है। और ये x, y ये सब क्या है, और ये है वेरिएबल्स जो चेंज होते रहते हैं, ये वेरिएबल्स है। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करेंगे इस तरीके से कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की टर्म में हमारे पास ये इक्वेशन बन जाए। तो देखिए y हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ से y वाली वैल्यू को अलग कर लो, तो 2y इज इक्वल्स टू, अब ये x उधर जाएगा तो प्लस से माइनस का बन जाएगा, तो माइनस
4x प्लस 6, हम लोगों को ओनली y निकालना है, ये 2y है, तो ओनली y निकालने के लिए ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो माइनस 4x प्लस 6 अपॉन 2। अब इस 2 का आप लोग डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 3। ये लीजिए, ये आपके पास इक्वेशन बन के आ गई इस तरीके से। तो जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारे पास बना y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 3 बन गया। हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन थी वो क्या थी, y इज इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c। तो आप लोग देख सकते हो कि y की जगह y पड़ा है, x की जगह x पड़ा है, c की जगह है 3, यानी कि c की वैल्यू यहां से आ गई 3, ठीक है, c की वैल्यू आ गई 3 और y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई -2, ये -2। तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है कि m और c की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाल ली। अब हम लोगों के पास जो भी इक्वेशन होगी, पहले हम उस इक्वेशन को इस तरीके से सोल्व कर लेंगे कि वो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में आ जाए, आ गई। अब हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास इस टाइप से एक ग्राफ पेपर होता है जिसके अंदर ये वाला होता है x एक्सिस, ये वाला होता है y एक्सिस। यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज होती है और यहाँ पर भी बहुत सारी वैल्यूज होती है। तो इस x एक्सिस पर इस पॉइंट से जो राइट हैंड साइड में वैल्यूज है वो सारी पॉजिटिव होती है और y एक्सिस पे जो ऊपर वैल्यूज है वो भी सारी पॉजिटिव होती है और इधर जो वैल्यू है और नीचे जो वैल्यू है वो सारी होती है निगेटिव वैल्यू, ठीक है। अब आप लोग ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे मान लो देखो ये एक ग्राफ है, उसके अलावा ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है। तो ग्राफ तो बहुत टाइप से बन सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अब ये देखिए कि ग्राफ बनाने के लिए बेसिक नीड क्या थी कि जो भी इक्वेशन है उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के पैरेलल ले आओ, आप लोग ले आए। अभी आप लोग सोल्व कैसे करोगे कि यहाँ पर x की जगह जो भी चीज आ रही है, x क्या है, मैंने आपको बताया कि ये 4, 2 ये जितने भी आते हैं ये कांस्टेंट है। तो x और y ये सब क्या है, वेरिएबल है। x की जगह जो भी चीज आई उसको आप x एक्सिस पे लिख दोगे और y की जगह जो चीज आई उसको आप y एक्सिस पे लिख दोगे। वेरिएबल होने का मतलब कि जब आप इस x एक्सिस वाली चीज में चेंज कर रहे हो तो y वाली में भी चेंज हो रहा है, तो हो गया वेरिएबल। अभी आप ये देखिए कि c की वैल्यू कितनी है। अगर c की वैल्यू आई 0, कंडीशन बता रहा हूं आपको, अगर c की वैल्यू आई 0 तो ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट होगा। अगर c की वैल्यू आई पॉजिटिव तो ग्राफ आपका ऊपर से स्टार्ट होगा। जैसे मान लो c की वैल्यू 2 आ गई प्लस में, तो ये +1 और ये +2, तो ये आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। और अगर c की वैल्यू आ गई निगेटिव तो ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। बोलो क्लियर है बात। ग्राफ आप लोगों ने स्टार्ट कहां से किया, अगर वैल्यू 0 आई तो इस पॉइंट से स्टार्ट करो, पॉजिटिव आई ऊपर से स्टार्ट करो, निगेटिव आई नीचे से स्टार्ट करो। मान लो आप लोग ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो तो ऊपर से ग्राफ तो ऐसे भी बन सकता है, ग्राफ ऐसे भी बन सकता है और ग्राफ सीधा भी जा सकता है। तो इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं स्लोप। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट इस चीज को समझते होंगे, स्लोप। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ढाल। ये ढाल 3 प्रकार से बन सकती है। देखो अगर ये ग्राफ ऊपर जाएगा तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप। अगर ये नीचे जाएगी तो हम इसको बोलेंगे निगेटिव स्लोप। और अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे जीरो स्लोप। ये ना पॉजिटिव में है और ना निगेटिव में है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ग्राफ ऊपर बनाना है, नीचे बनाना है या सीधा बनाना है।
तो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये तो हमको पता चलेगा c की वैल्यू से। c की वैल्यू 0, यहाँ से स्टार्ट पॉजिटिव, ऊपर से स्टार्ट नेगेटिव, नीचे से स्टार्ट। अभी आप लोग देखिए m की वैल्यू, ठीक है, m की वैल्यू अगर 0 आई, m की वैल्यू अगर 0 आई तो ग्राफ सीधा जाएगा। m की वैल्यू पॉजिटिव आई तो पॉजिटिव स्लोप बनेगा, और m की वैल्यू नेगेटिव आई तो नेगेटिव स्लोप बनेगा। बस आपको केवल ये ध्यान रखना है, ग्राफ आपका अपने आप बन करके रेडी हो जाएगा। अपने आप का मतलब ये नहीं है कि आपने मन में ध्यान कर लिया और अपने आप ग्राफ बन गया, बनाना आपको पड़ेगा। बट कैसे बनाओगे, x की जगह जो वैल्यू आई x एक्सिस पे लिख दो, y की जगह जो चीज आई y एक्सिस पे लिख दो, c की वैल्यू जितनी आ रही है वहां से ग्राफ स्टार्ट कर दो, और m की वैल्यू जैसे यहाँ पे देखो -2 है तो ग्राफ का स्लोप नीचे जाएगा। तो क्लियर है बात। आपके पास पहले जो भी इक्वेशन आएगी उसको आप y mx + c की टर्म पे लिखोगे, बाद में आप लोग आगे ग्राफ बनाओगे। ठीक है, क्लियर है ये बात। अभी आप लोग पहले इन सब चीजों को एक बार रफली नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको अलग अलग ऑर्डर की अलग अलग इक्वेशन के ले करके ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, पहले आप इसको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने एक बेसिक तरीका देख लिया कि आप लोग ग्राफ को कैसे बनाओगे। अब आप लोग देखिए, हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के। अपने जितने भी ऑर्डर की रिएक्शन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकलित समीकरण। दो टाइप की समीकरण होती है अपने पास, अवकलित और समाकलित, यानी कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेटेड। तो पहले जितने भी ऑर्डर की रिएक्शन है उन सब ऑर्डर की रिएक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन के ग्राफ हम लोग बनाएंगे। तो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते कैसे हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं अपन। तो इन इक्वेशन को लिखने में आप लोगों को कोई जोर नहीं आने वाला, बहुत इजी है। देखिए, हम लोग लिखते हैं dx/dt इज इक्वल्स टू k और a⁴n। ये लीजिए, एकदम से सरल इक्वेशन है ये। जितने ऑर्डर की रिएक्शन है आप उतना लगा दीजिए। जैसे 0 ऑर्डर रिएक्शन हुई तो dx/dt क्या करेगा, a⁴0 पे डिपेंड करेगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हुई तो पावर फर्स्ट, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन तो पावर 2, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन तो पावर 3। क्लियर है ये बात, कोई डाउट नहीं है यहां तक आप लोगों को। dx/dt क्या होता है, रेट होता है, रिएक्शन का रेट। तो रेट इज इक्वल्स टू k, और a क्या होती है, तो a होती है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की पावर n। ये लीजिए, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। तो अभी हम लोग देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा भाई, dx/dt जो है वो k और a की पावर 1 पे डिपेंड करेगा। तो a की पावर 1 यानी कि किसी की पावर 1 क्या होती है, उतनी होती है। तो k की पावर a, ये लो, इतने लिख दूंगा डायरेक्ट। अब आप लोग देखिए कि dx/dt क्या होता है, तो dx/dt होता है रेट। तो रेट इज इक्वल्स टू k, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सांद्रता। सांद्रता को मैं लिख दूं कंसंट्रेशन। तो ये लो, ये बन गया कंसंट्रेशन। ये अपने पास में एक इक्वेशन आ गई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, हम लोगों को अगर ग्राफ बनाना है तो किसी भी इक्वेशन को हम लोगों को y = mx + c की टर्म्स में लाना होगा। तो देखिए, इसको मैं लिखता हूं y = mx + c। अब आप लोग देखिए कि y की जगह तो आ रहा है रेट, यानी कि अभिक्रिया का वेग, m की जगह आ गया k,
X की जगह आ गया कंसंट्रेशन, लेकिन क्या C की जगह कोई चीज है? कोई चीज नहीं है। तो ये इक्वेशन तो अपने पास ओनली इतनी बनी, y इज इक्वल टू mx। अब ये आप ये बताइए कि किसी भी चीज में अगर जीरो ऐड कर दूं, जीरो माइनस कर दूं, तो क्या उसमें कोई इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्या मैं इसको रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन प्लस जीरो कर सकता हूं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो यहां भी क्या बन जाएगा? C बन जाएगा। या आप अगर ओनली इतना लिखो कि y इज इक्वल टू mx तो भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे C जो है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी है? जीरो है। तो आप लोग लिख दीजिए, ये लो, ये आपके पास में इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन से आप लोग अपना ग्राफ बना सकते हो। कैसे बनाओगे? तो देखिए, अभी अपन ग्राफ बनाना भी सीख ले रहे हैं। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, अगर इसे नोट करना है तो भी कर सकता है। देखिए, ग्राफ के लिए ये आपका ग्राफ पेपर, जिसमें ये वाला आपका एक्स एक्सिस और ये वाला आपका वाई एक्सिस। अब आप ये देखिए कि वाई की जगह क्या आ रहा है? रेट आ रहा है। तो मैं यहां पर वाई एक्सिस पे क्या ले लूंगा? रेट ले लूंगा। और एक्स की जगह क्या आ रहा है? कंसंट्रेशन। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या ले लेंगे? इस पे हम लोग ले लेंगे कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता। बोलो, ले ली। अब आप लोग ये देखिए कि C की वैल्यू कितनी है? जीरो है। मतलब ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट होगा। और M की वैल्यू कितनी है? K। अगर K है मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, चाहे जितनी भी है, लेकिन वैल्यू तो पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो ये ग्राफ बोलो कैसा जाएगा? ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये लीजिए, ये ग्राफ। और आप लोगों को पता भी है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो बोलो, है कोई मुश्किल काम? आप लोग बड़ी ही इजीली इस टाइप से रिएक्शन को बना सकते हो, ग्राफ लिख सकते हो, उसका ग्राफ बना सकते हो। अभी इसी के अंदर हम लोग कर दें कि ये वाली, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलो, अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बजाय अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती, अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती, तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k a का स्क्वायर होता। dx अपॉन dt रेट है, k है, a कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और c की जगह जीरो पड़ा है। आपको क्या करना है? देखो, y की जगह आ रहा है रेट, आप y की जगह रेट लिख देते। x की जगह क्या आ रहा है? तो ध्यान से आप लोग अगर देखोगे तो x की जगह आ रहा है आपका कंसंट्रेशन का स्क्वायर, y की जगह रेट, m की वैल्यू k, c की वैल्यू जीरो और x की वैल्यू कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर देते, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और c की वैल्यू जीरो, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होता, m की वैल्यू k, तो ग्राफ पॉजिटिव जाता। कुछ नहीं करना पड़ा आपको, केवल x एक्सिस पे कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दिया। बोलो, कोई डाउट आप लोगों को यहां तक? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका ग्राफ बना लिया, सेकेंड ऑर्डर का बना लिया। इसी टाइप से आप लोग अगर थर्ड ऑर्डर का बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? बोलो, dx अपॉन dt k a टू द पावर 3, तो कंसंट्रेशन की पावर 3, y की जगह रेट आ रहा है, रेट लिख दी, x की जगह कंसंट्रेशन की क्यूब आ रही है, तो ये लीजिए, ये कंसंट्रेशन की क्यूब लिख दी, c की वैल्यू जीरो है, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, m की वैल्यू k है, तो ग्राफ सीधा जाएगा। कुछ नहीं करना, ग्राफ वही आ रहा है, केवल आपको x एक्सिस पे जो वैल्यू आ रही है वो लिखते जाना है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, कंसंट्रेशन की क्यूब। इसी प्रकार से अगर फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन होगी तो यहाँ 4, ठीक है, और यहाँ 4 और यहाँ पावर 4। तो बोलो, कोई भी प्रकार का कोई डाउट, कोई इश्यू आप लोगों को लगता है कि आ सकता है? नहीं आ सकता।
अब हम लोग बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कि हम लोगों के पास डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन वो जीरो ऑर्डर है, तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है बात ये, ठीक है, पहले आप लोग इतना सब कुछ नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो देखो इसमें अपना सब कुछ सिस्टम चेंज हो जाने वाला है। इसमें क्या होगा, देखो dx अपॉन dt के a की पावर 0 और किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो वो 1 बन जाना है। तो k इंटू 1 बोलो कितना बन जाएगा, k बन जाएगा। dx अपॉन dt क्या है, तो ये तो रेट है, रेट है। हम लोगों को लिखना है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब आप लोग देख सकते हो कि y की जगह तो आ गया रेट, c की जगह आ जाएगा k। क्या mx कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, mx कुछ नहीं आ रहा। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि देखो इस इक्वेशन को मैंने आपको क्या कहा, आप लोगों को अगर ग्राफ बनाना है तो आपको केवल एक चीज आनी चाहिए, आपके पास जो भी इक्वेशन है उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आप लोग देख सकते हो ये बन गया y, ये बन गया c। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू c प्लस mx। बोलो लिख सकता हूं मैं, कोई डाउट है आप लोगों को यहाँ पे। देखो y की जगह आ गया रेट, c की जगह आ गया k। अब mx कहां से लाएं, तो आप लोगों को मैंने अभी बताया था किसी भी चीज में अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं यहां पर 0 लिख सकता हूं, लिख दिया। और इस 0 को मैं चाहे जिस चीज से मल्टीप्लाई कर लूं ये बनेगा 0, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैं इस 0 को कंसंट्रेशन से क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब आप लोग अपनी इक्वेशन देखिए, y रेट c k m 0 x कंसंट्रेशन, ये लो बन गई, सारी की सारी चीजें आ गई। अब आप लोग अपना ग्राफ जो है उसको मूल रूप दीजिए, आप लोग अपने ग्राफ को बनाइए। देखो ग्राफ को कैसे बनाएंगे, x पे क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन, तो ये मैंने x पे लिख दिया कंसंट्रेशन। y पे क्या आ रही है, रेट, तो ये मैंने लिख दी रेट। c की वैल्यू क्या आ रही है, k आ रही है, c की वैल्यू k यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, चाहे जो भी वैल्यू है तो k की जितनी भी वैल्यू आएगी उतने ऊपर से हम लोग ग्राफ क्या करेंगे, स्टार्ट। जैसे मान लो यहां से स्टार्ट कर देंगे, कर दिया। और m की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अगर m की वैल्यू 0 आ रही है तो ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। अब इस ग्राफ से आप लोग क्या समझते हो कि कंसंट्रेशन आप लोग चाहे जितनी भी बढ़ा लो लेकिन रेट रिएक्शन का कभी नहीं बढ़ेगा। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है माय डियर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वही होती है कि आप कंसंट्रेशन में कितना भी चेंज कर लो लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कभी नहीं बढ़ने वाली। यानी कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसी को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो लैंग्वेज में भी हम लोगों ने पता कर लिया और ग्राफ भी यही बात बोल रहे हैं। तो बोलो आप लोगों को यहाँ तक अब तक कोई डाउट आया, आई होप किसी के माइंड में कोई डाउट आ ही नहीं सकता। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अवकलित वेग समीकरण की चाहे जिस ऑर्डर की रिएक्शन हम लोगों को दे दे, केवल एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम लोगों को y इज इक्वल टू mx प्लस c बनाने में दिक्कत हुई है, बाकी तो किसी के अंदर कोई दिक्कत भी नहीं हुई, हम लोग एकदम इजीली बना सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। और अभी हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के ऊपर कि किसी ऑर्डर के लिए अगर समाकलित वेग समीकरण या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको नोट करिए आप लोग। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में, किसी भी ऑर्डर की
अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन दे दे, जिसको हम लोग बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण, अगर किसी भी कोटि की समाकलित वेग समीकरण आप लोगों के पास है तो आप लोग उसका ग्राफ बना सकते हो। देखो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बात करी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बात करी, तो उन दो रिएक्शन की, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, उन दोनों की तो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी उसको हमने डिराइव कर लिया था। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, आपके पास एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है जिसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ग्राफ आपको बनाना है, तो क्या आप लोग इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जो ये होती है dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k एंड a टू द पावर 3, क्या आप यहां से इसकी समाकलित वेग समीकरण को डिराइव कर लोगे? क्या आप इसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव कर लोगे? आप लोगों के लिए ये कई स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रिक दे रहा हूँ। किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आप लोग कैसे लिखते हो? तो देखो उसके लिए तरीका ये है, आप लोग लिखेंगे n-1 k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t ब्रैकेट में 1 अपॉन a t की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन a नॉट टू द पावर n-1। ये लीजिए, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो उसके लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो ऐसे लिखी जाएगी। यहाँ पे n क्या है, तो n है यहाँ पर ऑर्डर, ठीक है। ये a नोट और a t क्या है, तो ये a नोट तो है इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता जो कभी भी चेंज नहीं होती, और ये है t टाइम के बाद बचने वाली कंसंट्रेशन। हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के अंदर इसको a और इसको a माइनस x लिखा था, वही है ये, उसमें और कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब आप लोग ये ध्यान रखना कि यहाँ पर n जो है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। अगर n की वैल्यू 1 हो गई, अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो 1 माइनस 1 0, और किसी की भी पावर 0 क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 तो 0 बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लोगों को पता है t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log a अपॉन a माइनस x, वो तो याद रख लेना, बाकी किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी। तो चलो अब हम लोग ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। बताओ भाई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? तो रिएक्शन का ऑर्डर 3 है, 3 माइनस 1 2k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t 1 अपॉन at स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a नॉट स्क्वायर। बोलो ये इक्वेशन बन जाएगी। इस t को यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और ये क्या बन जाएगा, 2kt इज इक्वल्स टू, ये लो, ये आप ब्रैकेट हटा दो तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, 2kt इज इक्वल्स टू 1 अपॉन at स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए कि ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है कांस्टेंट, और ये वाली वैल्यू भी आपके पास कांस्टेंट है। ये t वेरिएबल है और ये t वेरिएबल है, टाइम वेरिएबल, ये वेरिएबल। अब इसको आपको एक को लेना है x एक्सिस पे और एक को लेना है y एक्सिस पे। किसको x मानोगे, किसको y मानोगे? तो देखो इसके अंदर मेरा कहना ये है कि ये टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
ठीक है, और ये है कंसंट्रेशन, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वाली इस पे डिपेंड करती है। जब आप लोग टाइम को चेंज करोगे तो जो कंसंट्रेशन होगी उसके अंदर चेंजिंग अपने आप से आ जाएगा। और इसको आप लोग हमेशा क्या मानोगे, एक्स एक्सिस, और इसको आप लोग क्या मानोगे, वाई एक्सिस। तो ये आपका बन गया एक्स, ये बन गया वाई। तो इसको क्या लिखेंगे, एम एक्स लिखेंगे, ये वाई है। अब आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, तो वो आपकी इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन यहां पर तो एम एक्स पहले ही आ गया। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एम एक्स इज इक्वल्स टू वाई माइनस सी बन जाएगा। मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखूं, भले ही एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी लिखूं, बात एक ही है। तो x की जगह आ गया t, y की जगह आ गई ये चीज, माइनस सी की जगह माइनस ये वाली वैल्यू, तो c की जगह 1/a0 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, और m की जगह 2k आ जाएगा। कर ली रिएक्शन सोल्व। अब आप लोग ग्राफ बनाइए। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम लोग ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x पे आप लोग क्या लोगे, t टाइम लोगे, और y के ऊपर क्या लोगे, तो y के ऊपर 1/1 कंसंट्रेशन का स्क्वायर। और ये कंसंट्रेशन कौन सी है, वो कंसंट्रेशन है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, बताओ c की वैल्यू कितनी आ रही है, तो माइनस c की वैल्यू -1/a0 स्क्वायर, तो माइनस से माइनस अब कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1/a0 स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, और इस चीज को हम लोग बोलते हैं हाइट, ये हाइट है। यहां से हम लोग c की वैल्यू पता कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कितना है, यहां से c की वैल्यू पता करी जा सकती है। तो ये c की वैल्यू कितनी है, 1/a0 स्क्वायर, तो ये वाली जो वैल्यू है वो 1/a0 स्क्वायर है। ठीक है, m की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, तो m की वैल्यू आ रही है 2k, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये ग्राफ जाएगा ऊपर की तरफ, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्लोप। ये स्लोप किसके इक्वल होते हैं, ये उसी के इक्वल होते हैं जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू है 2k, तो ये स्लोप यहाँ पे इक्वल हो जाएगा किसके, 2k के। तो बोलो ग्राफ बनाने में आप लोगों को कोई जोर आया, बिल्कुल इजी है ग्राफ बनाना। आप लोगों को केवल एक इक्वेशन ध्यान में रखनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस इक्वेशन में सोल्व कर लो, आप लोग अपना ग्राफ बना लो। कोई डाउट आया तो आप लोग थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ नोट कीजिए। अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो देखो इसी को अगर मैं कर दूं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या बन जाना है, देखिए क्या करते हैं हम लोग, n-1k, तो n-1k का मतलब n की वैल्यू 2, 2 माइनस 1, 1 को k से मल्टीप्लाई करो k ही आएगा, तो k इज इक्वल्स टू 1/t, ये 1/t इधर मल्टीप्लाई होगा, तो kt इज इक्वल्स टू 1/, तो मैं एक बार मिटा दे रहा हूं, देखिए kt इज इक्वल्स टू, ये आगे इतना है ना 1/at की पावर n-1, n की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो पावर 1 यानी कि उतना ही, और ये भी उतना ही। अब आप लोग देखिए इसको मैं क्या बोलूंगा, mx, इसको मैं क्या बोलूंगा, y, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, देन mx इज इक्वल टू y माइनस c, तो x की वैल्यू t यानी कि x पे हमने टाइम लिख दिया, y पे 1/कंसंट्रेशन, और ये 1/कंसंट्रेशन
c की वैल्यू 1/a0, तो ये 1/a0 से स्टार्ट होगा, तो ये c की वैल्यू 1/a0 और m की वैल्यू k, तो ये पॉजिटिव जाएगा और स्लोप यहाँ पे इक्वल हो जाएगा ओनली किसके, k के इक्वल हो जाएगा। ये लो, ये आपका सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो थी उसका ग्राफ बनके रेडी हो गया। बोलो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, इसको भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। अभी हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, जो हमको लिखनी पड़ेगी अपने आप से, इससे हम नहीं लिख सकते। उससे बेटर पहले हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर लें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बना लें, इसी से बाद में हम लोग कर लेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी अलग लिखनी पड़ेगी, वहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं आएगी तो ये वाली इक्वेशन काम नहीं करेगी। इसको नोट कर लिया। अभी हम लोग थोड़ी बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या कहेगी, 0 - 1, 0 - 1 क्या बनेगा, -1, और -1 को जब k से मल्टीप्लाई करोगे तो -k, और ये t इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -kt इज इक्वल्स टू 1/a, t की पावर -1, क्योंकि 0 - 1 -1 -1/a नॉट -1। अब ये किसी भी चीज की पावर अगर -1 है तो ये ऊपर जाके +1 बन जाएगी, तो मैं इसको लिख दूंगा -kt इज इक्वल्स टू a t - a नॉट। ये लीजिए, ये इक्वेशन आप लोग लिख दोगे ऐसे, कोई डाउट नहीं। ये हम लोग क्या मानेंगे, बोलो, x इज इक्वल्स टू, ये देखो mx बन गया, mx इज इक्वल्स टू y माइनस c। अभी मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो वो mx इज इक्वल्स टू y माइनस c बन जाएगा। तो ये mx इज इक्वल टू y माइनस c बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा उसके बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये ग्राफ पेपर, इस पे x एक्सिस, y एक्सिस, x पे आ रहा है टाइम, तो ये मैंने ले लिया टाइम, y पे आ रही है ओनली कंसंट्रेशन, जो टाइम के साथ चेंज हो रही है वो, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा कंसंट्रेशन जो टाइम के साथ चेंज हो रही है वो, माइनस c की वैल्यू -a0, तो c की वैल्यू a0, यानी कि ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ पे पॉइंट, ये यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, ये वाली वैल्यू इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जो c की वैल्यू है वो आ रही है a0, तो ये लीजिए, ये c की वैल्यू a0, m की वैल्यू कितनी आ रही है -k, और अगर m की वैल्यू माइनस आई तो ये ग्राफ आपका नीचे की तरफ भागेगा, और ये स्लोप जो है वो इस बार आपका इक्वल हो जाएगा किसके, -k। ये लो, तो इस ग्राफ को बनाने में आपको कोई दिक्कत आई, बोलो, कोई दिक्कत नहीं आई। वही y इज इक्वल टू mx प्लस c की टर्म्स में इक्वेशन लिखो, उसको सॉल्व करो, जो भी वैल्यूज आ रही है उसके बेस से आप लोग ग्राफ पेपर पे अपना ग्राफ बना दो। तो अभी आपको मैं एक और बताऊंगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के ऊपर में ग्राफ बनाएंगे। तो देखो वो इक्वेशन क्या होती है कि इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, ये होती है। ये a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, जिसको हम लोग अभी क्या बोल रहा था मैं, इसको a0, ठीक है, और ये a माइनस x क्या है, t टाइम के बाद कंसंट्रेशन जो चेंज होती है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, at। ये लीजिए,
अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, तो ये बन जाएगा KT अपॉन 2.303 इज इक्वल्स टू, तो देखो log m अपॉन n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n, तो log a नॉट माइनस log AT। अब आप लोग ये देखिए कि ये है टाइम, अगर ये टाइम है तो ये x एक्सिस पे आएगा, तो इसको मैं बोलूंगा mx इज इक्वल्स टू ये क्या है, तो ये वो कंसंट्रेशन है जो इनिशियल है, इसमें चेंज नहीं कर सकते, तो ये कांस्टेंट है, ये है वेरिएबल जो y एक्सिस पे आएगा, तो ये मैं लिखूंगा y, तो ये क्या बनेगा c। अभी हम लोगों ने क्या लिखा था कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c लिखा था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mx इज इक्वल्स टू y माइनस c। अगर ये c पहले आ गया तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि mx इज इक्वल्स टू माइनस c प्लस y लिखा जा सकता है। ऐसा ही करेंगे अपन माइनस c प्लस y। अब आप लोग देखिए x की जगह आ गया t, m की जगह आ गया k अपॉन 2.303, माइनस c की जगह ये वैल्यू है, यानी कि c की जगह माइनस log ये आ जाएगा, और y की जगह क्या है, ये वाली वैल्यू है। अब आप मेरे को ये बताइए कि y जो है वो वेरिएबल है जिसको हम लोग y एक्सिस पे लेंगे, क्या वो वेरिएबल कभी माइनस में लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, यहाँ पे तो माइनस में आ रहा है। तो हमको क्या करने की जरूरत है, हम लोगों को इस रिएक्शन को मॉडिफाइड करने की जरूरत है। मॉडिफाइड कैसे करेंगे कि या तो आप इस इक्वेशन को पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या आप इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए माइनस, ये माइनस और ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। अभी आप लोग देखिए x की जगह आ गया t, m की जगह माइनस k अपॉन 2.303, माइनस c की जगह माइनस log a नॉट, यानी कि c की जगह log a नॉट, और प्लस y की जगह ये, यानी कि y की वैल्यू प्लस में आ चुकी है। अब आप लोग ग्राफ जो है उसको बना सकते हो। ये देखिए x एक्सिस ये वाला अपना, y एक्सिस, x एक्सिस पे आप लोग ले रहे हो क्या बोलो, तो हम लोग ले रहे हैं टाइम, तो ये मैंने ले लिया टाइम, और y एक्सिस पे log के अंदर कंसंट्रेशन, तो ये log AT जो कि टाइम के साथ चेंज होगी। बोलो क्लियर है ये बात। अब आप लोग देखिए कि माइनस c की वैल्यू माइनस log a नॉट है, तो माइनस से माइनस जब कैंसिल हो जाएगा तो c की वैल्यू log a नॉट, तो c की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, और ये वाला बन जाएगा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस हाइट, जो कि c की वैल्यू बताएगी। c की वैल्यू आ गई log a नॉट, और m की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस k अपॉन 2.303, यानी कि ग्राफ आपका जाएगा ऐसे निगेटिव में, और ये स्लोप जो है, ये स्लोप आपका इक्वल आ जाएगा माइनस k अपॉन 2.303 के। तो इस तरह से आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हो। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, किसी भी इक्वेशन को y इज इक्वल टू mx प्लस c के पैरेलल कैसे लाते हैं, कैसे उसको सोल्व करके ग्राफ बनाया जाता है, वो हमने देखा। और साथ ही साथ जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इन चारों रिएक्शन की इंटीग्रेटेड और डिफरेंशियल, यानी कि अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण, सभी के ऊपर में ग्राफ बना करके हम लोगों ने देख लिया। और अभी आई होप कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन आएगी तो उसके लिए आप लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो लिख सकते हो,
डिफरेंशियल तो बड़ी इजी है, उसको भी आप लोग लिख सकते हो और लिख करके उसका ग्राफ बना सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के समाप्ति की घोषणा करते हैं। ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आपको केवल जरूरत है तो इस चैप्टर को रिवाइज करने की, इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए, पूरा प्रिपेयर कीजिए। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप लोग इसको डाउट को कमेंट के अंदर डालिए, मैं आपको उसका श्योरली आंसर दूंगा। और अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोगों को यह समझ में आ गया। इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैंने इतनी देर मेहनत करी आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों ने इतनी देर मेहनत करी इस वीडियो को देख करके इस टॉपिक को समझने के लिए, और अगर आपको समझ में आ गया इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा आज की इस क्लास में कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, मत कीजिए लाइक, मत कीजिए शेयर। बट इस वीडियो को बनाने में कितनी दिक्कतें आती है इस चीज का आपको शायद नहीं पता। ये जो हम बनाते हैं हम ही को पता है। अगर आप लोगों को वीडियो नहीं पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो आप वीडियो को डिसलाइक जरूर कर देना। आप वीडियो को डिसलाइक करेंगे तो मेरे को ये पता चलेगा कि मेरे वीडियो पे इतने डिसलाइक आए हैं, मतलब मेरे वीडियो में अभी भी आप लोगों को कोई ना कोई कमी जरूर नजर आ रही है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी इस चैप्टर को अपने क्लोज कर दिया, इस क्लास को भी यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।